Good morning to all of you. Today I will teach you next topic, that is the concept of potential energy. देखिए, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपके पास, जो एनर्जी पोजेस होती है किसी बॉडी के द्वारा, वह बर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो आपके पास एनर्जी पोजेस होती है किसी बॉडी के द्वारा, उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसको क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपके पास किसी ट्री के ऊपर कोई एप्पल या मैंगो हैंग है, ऊपर लटका हुआ है उसकी ब्रांच में, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी बॉडी के कारण। जो उसके ऊपर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट के कारण उसके पास, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और वो उसको पोटेंशियल टू डू वर्क, कुछ काम करने के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, सो इट इज़ कॉल्ड योर पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो इसका एग्जांपल्स होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो सबसे पहले बात आती है वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वर ऑफ ए डैम। जो पानी का एक स्रोत होता है, वाटर का जो स्टोर्ड होता है डैम में, उसके पास जो होती है उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर आपके पास जो एप्पल होता है और जो मैंगो होता है, एप्पल या मैंगो किसी जो ब्रांच है किसी ट्री की, वहाँ पे यदि वो हैंग किया हुआ है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे ये बोला गया, ए बाउंड स्प्रिंग ऑफ ए वॉच हैज़ ए पोटेंशियल एनर्जी। जो आपके पास स्प्रिंग होता है, जैसे आपके पास घड़ी है तो घड़ी को आपने क्या कर दिया? स्प्रिंग से टाइट कर दिया, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो दो तरह की आपके पास एनर्जीज आती हैं, एक आती है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी आपके पास आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन। जो एनर्जी पोजेस होती है किसी बॉडी के द्वारा बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के कारण, दैट इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसकी हाइट के कारण जो एनर्जी पोजेस्ड होगी उसको आप बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, बड़े सिंपल सी बात मैं कंसिडर करूंगा आपके सामने। ये मान लिया कि मेरे पास क्या है? कोई ब्लॉक है, कोई वुडन का ब्लॉक है, और उसको मैंने नीचे रखा था, और उसको फिर मैंने क्या काम कर दिया? उठाया और किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर रख दिया। ठीक है, जब मैंने उसको ये कोई ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने यहाँ पे रखा था, फिर मैंने उसको उठाया और उसको टेबल के ऊपर रख दिया, तो उसने सर्टन हाइट अटेन कर ली। तो इस ब्लॉक के पास क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो देखिए, और वो एनर्जी कौन सी हुई? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वह वर्चू ऑफ इट्स डिफॉर्म्ड शेप, दैट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। चाहे उसको क्या करेंगे हम? स्ट्रेच करें, चाहे उसको क्या करें? कंप्रेस करें, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसको ही बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, जो एनर्जी प्रोसेस होती है किसी बॉडी के द्वारा, उसकी बाय वर्चू ऑफ इट्स की शेप के द्वारा, और चाहे ना तो उसको स्ट्रेच करे ना तो उसको कंप्रेस करे, उसको क्या बोला जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने बोला स्प्रिंग है, अब जब मेरे पास स्प्रिंग था, स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया, जब मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो ऑटोमेटिकली उसमें एक्सपेंशन हो गई, तो उसके पास जो एनर्जी आई वो कौन सी एनर्जी आ गई? वो उसके पास आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अभी मान लीजिए कि मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ, तो जब उसके पास तब भी एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी होगी, उसको क्या बोला जाएगा? उसको भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा। एक आएगी कंप्रेशन के द्वारा, एक आएगी आपके पास उसको कंप्रेस करेंगे तब, एक आएंगे उसको स्ट्रेच करेंगे तब। अभी आपके पास जो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आती है, यदि हम एसआई की बात करें, इन एसआई द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। जो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जूल होती है। और सीजीएस सिस्टम की बात करें तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है? अर्ग होती है। दो तरह की एनर्जी होती है, एक जूल होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है अर्ग। देखिए, मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का डिमिशन फार्मूला क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो डिमिशन फार्मूला होता है वो आपके पास आ गया, जो आपके पास होता है Ml2T-2। तो Ml2T-2 जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का डिमिशन फार्मूला होता है।
एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो आपके पास एनर्जी होती है, डिमिशन फार्मूला होता है, वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे किनेटिक एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी होगी, उसका जो सेम होगा डिमिशन फार्मूला ml2t-2 ही होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है इलास्टिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। मैंने क्या काम किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको किसी हाइट के ऊपर फिक्स कर दिया, ठीक है। जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट के ऊपर फिक्स कर दिया तो उस ब्लॉक के पास क्या आ गई, कुछ हाइट आ गई h, और उसके पास जो फोर्स थी तो mg थी। अभी हमने क्या कंसिडर किया, हमने ये बोला गया कि आपने एक ब्लॉक ले लिया जिसका मास m था और उसको आपने क्या कर दिया, किसी हाइट के ऊपर रेज कर दिया, मतलब हाइट दे दी ग्राउंड से। जो फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर थी। फिर आपने क्या कंसिडर किया कि आपके पास जो बात आती है वो एफ जी आपके पास आता है एम जी के बराबर। फोर्स हमेशा एम जी के बराबर होती है, बट आपको पता है कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ इंटू एच के बराबर होता है। अभी फोर्स और हाइट के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो गया, तो आपने ये बोला कि एफ एच को 0 डिग्री हो गया। फिर आपने बोला डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एच था, फिर आपने ये बोला को 0 डिग्री की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एच हो गया आपके पास। फिर आपने बोला कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एच था, आपने फोर्स की जगह पे अपने वैल्यू पुट कर दी एम जी एच, ठीक है। फिर अगले केस की हमने बात की, तो अगले केस में हमने ये बात की आपके पास कि इक्वेशन आपने 1 ली और 1 इक्वेशन में आपने बोला कि एफ एक्सटर्नल आपके पास माइनस एफ एक्स होता है। यहाँ पे आपने हुक्स लॉ अप्लाई किया और हुक्स लॉ में ये बोला जाता है कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो आपने ये बोला कि एफ एक्सटर्नल जो होती है वो माइनस के एक्स के बराबर होती है। फिर आपने ये बोला कि एफ एक्सटर्नल जो होती है वो के एक्स, सेकेंड इक्वेशन बोल दी। बट आपको पता है कि डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स के। अब दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डी एक्स इंटू कोस 0 होता है। कोस 0 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। फिर आपने ये बोला कि डी डब्ल्यू आपके पास आता है एफ एक्सटर्नल कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स होता है। फिर आपने ये बोला कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स होता है, इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अभी देखिए आपके पास जो इक्वेशन आ गई है वो आपके पास आ गई है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स। अभी आपने क्या निकालना है यहाँ पे, W। देखो जब भी डी डब्ल्यू से W निकालना तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो W आपके पास आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 से लेकर x, और ये आएगा के एक्स इंटू डी एक्स। फिर आपने क्या काम कर दिया, फिर आपने यहाँ पे डी डब्ल्यू सी को बोला W, कि आपके पास बाहर आ गया, आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास आया गया एक्स स्क्र अपॉन 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, ठीक है। फिर आपने क्या काम किया, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया, यहाँ पे फार्मूला लगाया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट पावर n इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास आता है एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। फिर आपने क्या काम कर दिया, ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो आपने ये बोला कि W इज इक्वल टू आपके पास आया k इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2, ये लिमिट आई 0, या एक लिमिट होगी 0, एक अपर लिमिट आई x। आपने यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर, तो डब्ल्यू आपके पास आया के, और यहाँ पे आपके पास आया एक्स स्क्र अपॉन 2, फिर यहाँ पे दूसरी लिमिट पुट कर दी थी 0, तो आपके पास डब्ल्यू आपके पास आता है के इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2, ठीक है। और तो आपके पास डब्ल्यू आपके पास आएगा के एक्स स्क्र अपॉन 2, और ये जो डब्ल्यू आपके पास किसकी फॉर्म होगा एनर्जी में, तो यू इज इक्वल टू के एक्स स्क्र अपॉन 2 के बराबर हो गया, और ये किसकी फॉर्म हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही हुआ, ठीक है। तो देखिए ये एक्सप्रेशन आपने देख लिया और आपने निकाला ये, तो देख लीजिए दोबारा से बता रहा हूँ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। मैंने ये बोला कि आपके पास जो एफ एक्सटर्नल है वो माइनस के एक्स के बराबर है, एफ एक्सटर्नल आपने के एक्स बोल दिया, डी डब्ल्यू आपका एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स बोला, डी डब्ल्यू आपने बोला कि एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स इंटू कोस 0 डिग्री, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स आ गया। एफ एक्सटर्नल की आपने बात की तो के एक्स इंटू डी एक्स आ गया। टोटल वर्क डन आपके पास आ गया 0 से एक्स के एक्स इंटू डी एक्स, के वैल्यू बाहर आ गई तो एक्स स्क्र अपॉन 2 आ गया, फिर 0 से लेकर x आ गया। अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, ये ध्यान रखना आपने, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो x की जगह पे आपने x की वैल्यू पुट कर दी,
तो आपका सेक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया, तो आपने ये बोला कि W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। और ये जो वर्क डन आपके पास आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ये लिखा गया दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है। क्लियर होगी बात है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास आ रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, अभी आपने एक्सप्रेशन निकाला, उस एक्सप्रेशन में मेरे पास जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। पिछले एक्सप्रेशन में यदि मैं यहाँ पे के की बात की तो मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो के आपके पास आ गया F अपॉन एक्स। तो आप ये बोलेंगे कि आपके पास जो के है वो आपके पास आता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि आपके पास किसके बराबर आता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो आप सिंपली बोलेंगे कि ये जो रेशो होती है वो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट की रेशो होती है, जिसको आप क्या बोल देते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया इट इज डिफाइंड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। के जो होता है वो फोर्स अपॉन एक्स के बराबर होता है, मतलब रेशो होती है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट की। अभी जो यूनिट होती है स्प्रिंग कांस्टेंट की, सीजीएस सिस्टम की बात करें तो यूनिट ऑफ के जो होती है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। पोटेशियस सिस्टम की बात करें तो यूनिट ऑफ के जो होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। अब मैं बात करूंगा डायमेंशन फार्मूला की। अब आप इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी के एफ अपॉन एक्स। अभी देखिए एफ अपॉन एक्स की बात करें तो फोर्स आपके पास आएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन आपके पास आएगा एल। तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी एम, एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 और ये वैल्यू आएगी -2। तो आपके पास जो डिमेंशन फार्मूला आएगा वो एम, आपके पास डिमेंशन फार्मूला आएगा एम एल 0 टी -2। तो ये आपके पास डिमेंशन फार्मूला आएगा एम एल 0 टी -2। ये डिमेंशन फार्मूला होगा फोर्स कांस्टेंट का। क्लियर होगी बात ये। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास आ रहा है कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैंने ये बोला कि ऐसी फोर्सेस जिसका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो जो होता है वो सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, और जो उसने पाथ फॉलो किया है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी फोर्सेस को क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोला जाता है। क्लियर होगी बात। मैंने क्या बोला कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, जो उसने पाथ फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक मान लिया आप चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे, या तो आज चाहे लिफ्ट से जाओ चाहे स्टीयर से जाओ, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर करता है कि आप फर्स्ट से थर्ड में पहुंच गए हैं, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा और फाइनल पे डिपेंड करेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि आपने उसके लिए मोड कौन सा फॉलो किया है। तो ऐसी जो फोर्सेज होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। ठीक है, देखिए जो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं वो आपके पास जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं वो अराउंड ए क्लोज्ड पाथ के लिए हमेशा ही 0 होती हैं। एग्जाम्पल जिसके आपके पास आ गए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारी फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है वर्क डन अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे ये बोला गया कि हमारे पास क्या था, एक ब्लॉक था जिसको हमने यहाँ पे रखा था, फिर लिफ्ट करके उसको यहाँ पे ले गए, यहाँ से यहाँ इसकी हाइट आई h, ये m इसका मास आ गया, यहाँ से इसका वर्क डन w आ गया। अभी ये इस यहाँ नीचे से ऊपर कैसे पहुँचा ये मैटर नहीं करता। तो आपने पहले ये आपने ब्लॉक यहाँ पे रखा, फिर ब्लॉक को जब आप ऊपर लेके गए थे तो यहाँ से यहाँ इसका W1 क्या हुआ, इसका वर्क डन हुआ, यहाँ से यहाँ W2 वर्क डन हुआ, यहाँ से यहाँ W3 हुआ,
यहाँ से यहाँ आपके पास क्या हुआ, W4 हुआ, यहाँ से यहाँ W5 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हाइट H1 आई, यहाँ से यहाँ हाइट H2 आई, यहाँ से यहाँ हाइट H3 आई। तो आपने ये बोला कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m था, उसको आपने रेज कर दिया किसी हाइट h जो वर्टिकली अपवर्ड थी सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो जो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा टू रेज द बॉडी अप टू हाइट h इज वो हमेशा किसके बराबर होता है, mgh होता है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे ये बोला गया कि वर्क डन टू रेज द बॉडी a टू b। जब ऑब्जेक्ट को हम a टू b लिफ्ट करेंगे तो उसके लिए जो W1 होगा वो हमारे पास आएगा mgh1 के बराबर। फिर आपके पास B टू C की बात करेंगे तो वो W2 होगा, वो mg इंटू 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ हाइट 0 है, पिछले केस में यहाँ से हाइट कुछ थी वो h1 कंसिडर की थी, तो सेकंड केस में जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। थर्ड केस में फिर C टू D की वर्क डन की बात करेंगे तो C टू D जो वर्क डन होगा वो W3 होगा, और जो W3 वर्क डन होगा वो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा mgh2, ठीक है। अगले केस में यहाँ से यहाँ वर्क डन की बात करेंगे, यहाँ D से E तक वर्क डन की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास वो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि हाइट नहीं है। और यहाँ से यहाँ W4 की बात करेंगे तो mgh3 आएगा। उसी तरह से FG की बात करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि हाइट नहीं है। फिर हमने क्या काम किया, ये जो सारा वर्क डन है मेरे पास इसको क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, हमने वर्क डन लिया, वर्क डन टू रेज द बॉडी फ्रॉम E टू F, W4 आ गया, वो mgh3 आ गया। फिर आपने वर्क डन लिया टू मूव द बॉडी फ्रॉम द F टू G, W5 आ गया, वो mg इंटू 0 आ गया। मैंने बताया भी आपको क्योंकि आ रहा है यहाँ पे 0 0, जिस केस में हाइट नहीं होगी उस केस में 0 ही आएगा। अभी हमने निकालना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए जो सारा वर्क डन हमने निकाला हुआ है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। मैंने बताया आपको कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही वर्क डन डिपेंड करेगा, वो मैटर नहीं करेगा आपके पास कि उसने पाथ कौन सा फॉलो किया है। तभी हम ये शो कर पाएंगे कि जो फोर्सेस हैं, ये जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव है। तो हमने टोटल वर्क डन के लिए हमने W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 ले लिया। तो W1 की वैल्यू पुट कर दी mgh1, W2 की mgh2, W3 की mgh3, बाकी सारे 0 हो गए। mg हमने कॉमन ले लिया तो h1 प्लस h2 प्लस h3 आ गया। h1 प्लस h2 प्लस h3 की जगह पे हमने h पुट कर दिया तो ये आपके पास आ गया mgh। तो टोटल वर्क डन आ गया mgh। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन against a force depends on the path followed by the body, then the force is said to be non-conservative force। यहाँ पे ये बोला गया कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है जो पाथ फॉलो किया जाता है किसी बॉडी के ऊपर, तो वो फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। बड़ी सिंपल सी बात है। कंजर्वेटिव क्या होती है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो नॉन कंजर्वेटिव क्या होंगी, वो उसका उल्टा हो जाएंगी, उल्टा ही होंगी ना। देखो नॉन कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या हो कि वो जो कंजर्व नहीं है, मतलब वो डिपेंड करेंगे कि उसके ऊपर पाथ कौन सा, किस पाथ से वो थ्रू जो है वो पाथ कौन सा फॉलो कर रही है वो ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोला जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाएगा, ठीक है। तो